ओके जी, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 4.6 है जी। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम आ रिजर्वायर इनटू ए टैंक। कि एक 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम रिजर्वायर से ऊपर टैंक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं पंप की मदद से, और 10 मीटर हाई है पंप, हायर देन दी रिजर्वायर इन 20 मिनट, और ये काम 10 मीटर की बुलंदी तक ले जाने वाला ये काम हम 20 मिनट के अंदर कर रहे हैं। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइंड ए द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। तो सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम होगा ये है हमारे पास प्रॉब्लम 4.6 प्रॉब्लम है जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर वो है 100 क्यूबिक मीटर, और हाइट जहाँ तक हम उसको लेके जा रहे हैं वो है 10 मीटर, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको हम रो से डिनोट करेंगे, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। इफ ये हमारे पास 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, और हमने मालूम करना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हमने मालूम करना है, और पावर हमने मालूम करनी है डिलीवर्ड बाय द पंप। ये हमारे पास डेटा है जो गिवन है। अब चूंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज मालूम करनी है, हमारे पास मास यहाँ पे गिवन नहीं है या वेट गिवन नहीं है, बल्कि वॉल्यूम गिवन है। लेकिन वॉल्यूम के साथ डेंसिटी होने का फ़ायदा ये होगा कि हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन फॉर ए फर्स्ट ऑफ ऑल मास कैन बी कैलकुलेटेड एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हमारे पास, तो वॉल्यूम है हमारे पास 100 और डेंसिटी है 1000, तो ये हमारे पास 10 टू द पावर 5 किलोग्राम ऑफ वाटर है, जिसको हम 10 मीटर की हाइट तक ले जाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पंप। तो लाजमी तौर पे वर्क करना पड़ेगा पंप को, और जो वर्क होगा वही असल में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सो पहले की सूरत में हमें जो करना पड़ेगा वो increase in potential energy will be equal to mg into h, where mg is the force of weight into height जिसको हम उतनी बुलंदी तक लेके जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा m की वैल्यू 10 to the power 5 multiplied by 9.8 multiplied by 10, तो ये 9.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। और इसके जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है दैट इज दी पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, और पावर डिलीवर्ड बाय द पंप का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब टाइम यहाँ पे गिवन था 20 मिनट, और 20 मिनट का मतलब होगा 20 × 60 1200 सेकेंड। तो इसका मतलब टाइम हमें पता है 1200 सेकेंड है। वर्क डन जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज का बायस था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1200। इसको हम सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आप कमेंट करेंगे इन दी कमेंट बॉक्स। आगे करते हैं जी, प्रॉब्लम 4.7 की तरफ चलते हैं। अब प्रॉब्लम 4.7 में अगर हम देखें तो कहा गया है जी कि फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट इंजन डेवलप। क्वेश्चन ये है
कि 400 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है ताकि वो रोड फ्रिक्शन को और एयर फ्रिक्शन पर ओवरकम करते हुए गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सके। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फोर्स है दैट इज रिक्वायर्ड वो 400 न्यूटन है, और इससे जो वेलोसिटी हासिल हो रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर हासिल हो रही है। लाजमी तौर पे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीकाकार जैसे हम पहले जानते हैं, 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ये हमारे पास आई थिंक 22.22 मीटर पर सेकंड शायद हासिल होती है। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम है कि हमने मालूम करना है कि पावर इन किलोवाट, किलोवाट में पावर मालूम करनी हो तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार क्या होगा। यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी गिवन है, पावर हमने मालूम करनी है, तो पावर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज एफ डॉट वी। तो अब चूंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है तो इसलिए एंगल ज़ीरो होगा, तो ये सिंपल एफ इंटू वी के बराबर आ जाएगा, यानी 400 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। और फिर उसी तरीके से जैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है, इसमें 2 है, तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8, हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram from the rest to a speed of 2 into 10 to the power 7 meter per second through a distance of 5 सेंटीमीटर। कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने, जिसका मास गिवन है, रेस्ट से 2 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तक लेके जाना है इन डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चूँकि हम फोर्स लगाएंगे, वर्क करेंगे, और वो वर्क उसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो ये हम पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही हम यहाँ पे करेंगे। प्रॉब्लम है जी 4.8, और हमारे पास जो गिवन है m, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और रेस्ट से वी आई इज इक्वल टू 0 से हम जाना चाहते हैं वी एफ इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड तक, और d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के दौरान। यानी यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम फोर्स लगाना शुरू करेंगे, यहाँ तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी वी.एफ के बराबर हो जाए, तो उस सूरत में हमने मालूम करना है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो ये भी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के साथ ही करेंगे, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के साथ अगर हम कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर फोर्स हम इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो एफ डी शुड बी इक्वल टू 1/2 m वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और f की वैल्यू हमें हासिल हो जाती है, क्योंकि वी एफ की वैल्यू गिवन है, वी आई की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में भी करेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम 4.8 को सॉल्व करेंगे। 4.9 है जी, ए डाइवर वेइंग 750 न्यूटन डाइव फ्रॉम ए बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द पूल ऑफ वाटर। अब एक डाइवर है, वो सरफेस ऑफ द पूल से 10 मीटर की बुलंदी पर, हाइट पर एक पूल से जंप करता है नीचे की तरफ,
अब ज़मीन तक पूल ऑफ वाटर तक उसकी हाइट 10 मीटर है। हमने बताना ये है कि यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट ए पॉइंट 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस। हमने बताना ये है कि 5 मीटर की बुलंदी पर, वो सरफेस से 5 मीटर की बुलंदी पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ हमने मालूम करनी है। वी आई अल्टीमेटली ये 0 होगी, वी एफ यहाँ पे हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 होगी, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh2 होगी। अब इसको वेलोसिटी को v1 कह देते हैं, इस वेलोसिटी को v2 कह देते हैं, ये हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम यूज़ करें तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगी, इनिशियल हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1, सॉरी h1 माइनस h2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, यहाँ पर mgh2 है, तो लॉस mgh1 माइनस h2 के बराबर होगा। तो यहाँ से m से तो m वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वेयर v2 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2gh1 माइनस h2। अल्टीमेटली v2 अगर मालूम करना होगा तो 2gh1 माइनस h2 विद स्क्वायर रूट लग जाएगा। इससे आप 5 सेंटीमीटर की बुलंदी पर h1 को आप 10 लेंगे, h2 को 5 लेंगे, इसका मतलब ये डिफरेंस आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो v2 की वैल्यू हासिल हो जाती है। उसके बाद आखिरी प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम 4.10। ए चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्लाइड of height 4 meter. What is the speed at the bottom if the slide is frictionless? सबसे पहले हम इसी को हल कर लेते हैं कि अगर फर्ज करें कि एक चाइल्ड है जो कि इस तरह स्लाइड से कि इसकी हाइट 4 मीटर है, स्लाइड करता हुआ नीचे आता है और हम एज्यूम कर लें स्लाइड फ्रिक्शनलेस है, तो उस सूरत में इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी। तो प्रॉब्लम है 4.10। अब अगर देखा जाए हाइट 4 मीटर है और हमारे पास जो लॉस और स्पीड है यहाँ पे अगर v वो हम मालूम करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में उतनी ही गेन होगी। यहाँ पर चूंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये और आसान हो जाता है केस कि हम गेन इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वेयर ही होगी, क्योंकि -0 हमें करना पड़ेगा, और लॉस mgh ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे आकर वो 0 हो जाएगी, तो -0 यहाँ भी करना पड़ेगा। अब इससे हमें m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट आ जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 2g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू 4 करते हैं, तो ये जो आंसर आता है वो 8.8 मीटर पर सेकेंड आता है। ये तो हो गया हमारे पास कि अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस सूरत में जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी। अब इसका दूसरा हिस्से में पूछा यह गया है कि अगर
बी, इफ ही रीचेज द बॉटम विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, कि अगर वो यहाँ पर जब पहुँचता है उस वक़्त उसकी स्पीड v, इसको b पार्ट कर लें, v प्राइम कह लेता हूँ मैं, वो है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी वो 8.8 मीटर पर सेकेंड की बजाय अगर 6 मीटर पर सेकेंड से पहुँचता है, what percentage of his total energy at the top of slide is lost as a friction? तो फ्रिक्शन के नतीजे में कितनी परसेंट एनर्जी उसकी ज़ाया हो रही है। अब देखा जाए तो अगर वो इस वेलोसिटी से पहुंचे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी यहाँ पे, लेकिन जब वो इस वेलोसिटी से पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी। देखा जाए तो ये 1/2 mv² स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस, तो लॉस कितना हुआ। अब क्योंकि हमने परसेंटेज लॉस मालूम करना है तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी बराबर किसके होगा, लॉस इन एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो इतने परसेंट लॉस होगा। तो परसेंट लॉस बराबर आ जाएगा, अगर देखा जाए 1/2 mv² माइनस 1/2 mv², ये होगा लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 1/2 mv² के बराबर होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, तो ये लॉस ओवर ओरिजिनल। अब देखा जाए तो 1/2 m इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकलेगा और नीचे वाले 1/2 m से कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग सिचुएशन होगी वो ये आ जाएगी v² माइनस v² डिवाइडेड बाय v² मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये 8.8 का स्क्वायर आएगा माइनस 6 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, तो ये ऑलमोस्ट 54% के बराबर बनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो परसेंटेज लॉस होगी वो 54% होगी ऑफ द टोटल एनर्जी। तो ये था हमारे पास टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 4। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। जितने न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं उनके हर एक के आगे जो हमने कुछ हिस्सा छोड़ा है वो आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।